वेलकम बैक व्यूअर्स, सबसे बड़ा प्रोग्राम में मैं हूं सुंदर। एक बार फिर से आप हमारे साथ, और जनाब हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ हम अकेले नहीं है बल्कि हमारे साथ तशरीफ फरमा है डॉक्टर फतेहुल्लाह खान साहब। नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर से आपका ताल्लुक है और शीप एंड गॉड फार्मिंग और ग्रोथ के हवाले से आपकी स्पेशलिटी है। इनसे बातों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन सबसे बड़ा प्रोग्राम में इस वक्त हुआ चाहता है ब्यूटीज़ ऑफ पाकिस्तान के सेगमेंट की तरफ आपको लेकर जाने का। तो चलिए देखते हैं, आज हम आपको किस शहर की सैर करवा रहे हैं। कोयटा आज है, आप आपको लेकर जा रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं सेगमेंट के जाने पे। सॉल बाग कोयटा। वादी कोयटा जरगून, मरदार, तकातू और कोहे चल्तन की सरबफलक चोटियों के दरमियान वाक़ है। यहाँ की आबो हवा शदीद सर्द और इंतहाई खुश्क है। कोयटा सतह समुंदर से 5500 फुट बुलंदी पर वाक़ है। कोयटा एक तारीखी गुजरगाह है जो दर्रा बुलान के ऊपर वाक़ है। चल्तन, जरगून और कोहे मरदार कोयटा के मशहूर पहाड़ी सिलसिले हैं। ये पहाड़ मादी खजानों से माला माल है। कोयटा अपनी सेहत बख्श आबो हवा, दिलकश मकामात और फलों की पैदावार के लिए मशहूर है। यहाँ गर्मा, आड़ू, खूबानी, आलू बुखारा, अंगूर, बादाम, पिस्ता, अखरोट और ज़ाफ़रान कसरत से पैदा होते हैं। सर्दियों में बर्फबारी खूब होती है। पूरी वादी बर्फ का लिबादा ओढ़ लेती है। कोयटा से 10 किलोमीटर के फासले पर पहाड़ों के बीच एक खूबसूरत झील है जिसे हन्ना झील कहते हैं। कोयटा शहर बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी भी शहर के वस्त में वाक़ है। यहाँ के रवायती खाने अपनी लज़्ज़त में बेमिसाल है। सज्जी और चपली कबाब खाए बगैर तो कोयटा की सैर नामुकम्मल रहेगी। यहाँ के फल और मेवे भी जायके में लाजवाब है। बाहर से आने वाले सयाह यहाँ से खुश्क मेवा सौगात के तौर पर जरूर ले जाते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं सबसे पहले प्रोग्राम में। और जनाब सबसे पहले प्रोग्राम में अपने पैकेज देखा, रिपोर्ट देखी आपने कोयटा के हवाले से। कोयटा बहुत ही खूबसूरत हमारा शहर है। चलिए डॉक्टर फतेह साहब से बात करते हैं। सर, आपको कोयटा जाने का इत्तेफाक हुआ कभी? हाँ, मैं तो कोयटा काफ़ी, क्योंकि मेरा जो ताल्लुक है ना जी कोयटा से, तो आपने वहाँ के लोग उस जगह कैसा पाया? से है, क्योंकि मैंने जैसे कि आपने बताया ना कि मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ, तो इस सिलसिले में मैं विजिट करते रहता हूँ। उन डिपार्टमेंट को भी देखता हूँ। उनके साथ काफ़ी सारे हमारे प्रोग्राम भी चलते हैं, ख़ास करके भेड़ बकरियों में। एक चीज़ आपको बताऊँ कि बलूचिस्तान में ये भेड़ बकरियों का तकरीबन पूरे पाकिस्तान का 45% है। इतना ज़्यादा? हाँ। और बलूचिस्तान में जो सबसे ज़्यादा, मैंने एक दफ़ा वहाँ पे उसकी पेपर पढ़ा, तो उसकी तकरीबन 65% जो लोगों की आमदनी है, रोज़गार है, वो शीप एंड भेड़ बकरियों के रखने से रिलेट करता है जी। और कोयटा तो वैसे कैपिटल है वहाँ को सिटी। अगर कोयटा के मज़ाफ़ात में जाएं तो लोगों ने सारे वहाँ पे काफ़ी सारे जगह बांध रखी हुई है। ख़ास करके भेड़ें वहाँ पे ज़्यादा हैं। अच्छा। भेड़ें, और इसमें मंडी भी लगती है, जो कि वहाँ पे देखने का इत्तेफाक हुआ, क्योंकि यहाँ पे ये बड़ा सिटी है यहाँ कोयटा आपको बलूचिस्तान का। तो जितने भी हैं यहाँ से, सिब्बी से और लोरलाई से, क्लास से, दूसरी जगह से लोग आके वहाँ पे। तो सर, आपको भेड़ बकरियों की बनी हुई डिशेस खाने का भी इत्तेफाक हुआ? कोई डेफिनेटली खाते हैं वहाँ पे, तो खाते हैं। उनके होते हैं ना, सुर्ख कबाब कहलाते हैं ना। अच्छा। वो खाते हैं उनके। अच्छा, तो खाने पीने में क्या पसंद है कोयटा? तो खास करके देखिए, एक चीज़ आपको बताऊँ, जो लकीली हमारी जो ब्रीड है, नस्लें हैं मैडम, खास करके जो नस्लें जिनको हम ये रेंज लैंड या चरागाहों पे खिलाते हैं ना, क्योंकि आपको एक चीज़ और बताऊं कि हमारी जो भेड़ बकरी हैं, ये तकरीबन अपनी खुराक का 90% ये भेड़ बकरियां वहाँ से लेती हैं। और इनका अगर आप कभी देखें, हमारा गोश्त जो होता है ना, टेस्टी होता है, बहुत टेस्टी है। उसकी वजह यह है कि ये ग्रेजिंग जो है ना, जिसे हम बोलते हैं, आजकल सिस्टम चला है ये ऑर्गेनिक फार्मिंग। बलूचिस्तान में सारे के सारा जो गोश्त पैदा होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग से होता है। उसमें कोई चीज़ मिलावट, नेचुरल हर चीज़ जो जानवर ने नेचर खाई है उसी को गया, जिस उसकी वजह से उसका गोश्त भी टेस्टी होता है। अच्छा, तो पीछे से फार्मिंग का कमाल होता है। वो सारे की नेचर ग्रेजिंग करते हैं, चरागाहों, कुदरती चरागाहें हैं वहाँ पे, उनसे फिर जो होता है
कि सिंथेटिक है कोई नहीं, वहाँ पे अभी तक लोग वंडा चंडा बहुत कम डालते हैं। कुछ सीज़न में जब बारिश वगैरह नहीं होती या सर्दी बहुत ज़्यादा होती है थोड़ा बहुत डालते हैं, अदरवाइज़ वहाँ पे प्रैक्टिस नहीं है। वेल जनाब, खानों के हवाले से और क्लाइमेट के हवाले से माशाल्लाह प्यारे पाकिस्तान की प्यारी बातें, क्या कहना सर। आपसे बात करेंगे अब एरिया ऑफ रिसर्च के हवाले से। डॉक्टर फतेह साहब कहीं ये बताइएगा कि नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर से आपका ताल्लुक है, तो स्पेशली भेड़ और बकरियों के हवाले से किन किन एरियाज़ में आप लोग रिसर्च करते हैं और टाइप्स क्या है रिसर्च? जी मैडम, हम पहले आपको बताया नस्ल में रिसर्च करते हैं। थोड़ा सा ब्रीफ आपको बता दूँ हमने कि हमने NARC ने या हमारे प्रोग्राम ने तकरीबन 1992 में 1992 में अमेरिका से रैम्बले एक ब्रीड है मंगवाई थी, भेड़ की ब्रीड है, नस्ल है। उस ब्रीड को हमने जाबा मासेरा के अंदर हमने उसको रखा। उसके बाद उसकी जो मेल थे हमने वो सवात में दिए, मालाकंड में दिए, आज़ाद कश्मीर में दिए। हमारा ऑब्जेक्टिव ये था क्योंकि ये सवात, मालाकंड या आज़ाद कश्मीर में जो नस्ल पाई जाती है ख़ासकर भेड़ की, एक तो उनका वज़न कम होता है, हमारी अपनी नस्ल है। दूसरा हमारा उसके साथ ऑब्जेक्टिव ये था कि हम उनसे जो ऊन हासिल होती है वो सेकेंडरी टाइप की होती है, कार्पेटेड, ताकि उसकी ऊन की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। वो प्रोजेक्ट 92 से रख के तकरीबन 2000 तक चला और उसमें हमने तकरीबन कोई अंदाज़ा आपको बताऊँ, तकरीबन हमने 6 से 7 हज़ार मेल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए। उसके बाद फिर हमने स्टडी की उस एरिया में, हमने देखा कि ये मेल डिस्ट्रीब्यूट करने से तो ये हुआ कि उस इलाके ख़ास करके मालाकंड सवात में वहाँ पे 90% पॉपुलेशन जो है वो चेंज हो गई है, क्रॉस ब्रेड आ गई, नस्ल को हमने इम्प्रूव किया, उसको बढ़ाया। उसमें दो चीज़ें हैं, एक तो उनका बाजी का वज़न बढ़ गया क्रॉस ब्रीडिंग से, दूसरा उनकी जो वूल क्वालिटी जो है वो बढ़ गई। वूल क्वालिटी जो है ये सेकेंडरी प्रोडक्ट है। अगर आपने सुना देखिए सवात में सवाती पट्टी होती है, सवाती पट्टी किसकी बनती है? वो इसी वूल की बनती है, क्योंकि हमने वहाँ पे जो नस्ल जारी की थी। बल्कि इस्लाम अगर सवात के करीब अगर आपने कभी देखा हो, सवात के करीब एक एरिया है देहाती इलाका कहलाता है, इस्लामपुरा कहलाता है। इस्लामपुर में बाकायदा काटेज इंडस्ट्री डेवलप हुई इसी के साथ, वेरी नाइस, इससे काम हुआ है। उसके बाद फिर हमने पंजाब में काम किया, लोही जो नस्ल बताया उसको इम्प्रूव करने के लिए हमने काम किया, ताकि उसकी नस्ल को कैसे इम्प्रूव किया जाए। उसके बाद फिर हमने दूसरा प्रोग्राम शुरू किया बकरियों के ऊपर, ख़ास करके दायरा दीन पनाह बकरी जो पंजाब में है, ये दायरा दीन पनाह का इलाका ये लिया के साथ करता है, उसकी जगह का नाम है, उस हिसाब से उस नस्ल का नाम दायरा है। उस नस्ल की वो ख़त्म हो जाती है, वो दूध कम से कम उसका अगर अच्छा स्पेसिमन जो हो ना, जानवर जो हो ना, वो 4 से 5 किलो दूध देता है मैडम, ठीक है, 4 से 5 किलो। बल्कि जो आपकी धनी है यहाँ पे ये 2 से 3 किलो दूध देती है। इसलिए हम कहते हैं कि उस अगर जानवर को प्रिजर्व किया जाए, अच्छा किया जाए, तो वो दूध के लिए एक दूध ख़ास करके गरीब इलाके में या जहाँ पे ये लोग गरीब आदमी जो जानवर नहीं पाल सकते बड़ी, वो बकरी पाल के अपने घर का गुजारा कर सकता है उसमें। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे NARC के नाम में, फिर मैंने पहले बताया आपको, हमने भेड़ बकरियों के ऊपर ट्रायल लगाए हैं, तजर्बात किए हैं कि कौन सी नस्ल बेहतर है कमर्शियल फार्मिंग के लिए, ताकि आजकल लोग कमर्शियल पे आ रहे हैं, कमर्शियल फार्मिंग कौन सी नस्ल बेहतर है। और हमसे जब फार्मर मेरे पास आता है ना, डेली 2-4 फार्मर मेरे पास विजिट करते हैं, फ़ोन करते हैं, उनके 2-3 सवाल बेसिक होते हैं कि डॉक्टर साहब मैं फ़लाँ जगह से बिलोंग कर रहा हूँ, मुझे बताएं यहाँ पे मैं कौन सी नस्ल रखूँ, किस एज के नस्ल रखूँ, जानवर रखूँ मैं, ठीक है, और उनको क्या खिलाऊँ। क्योंकि ख़ास करके पंजाब में जो मैंने बताया ना आपको, ये बीतल है, लोग शौक़ से रखते हैं। उसके बाद ये लोही है, कजली है, ये रखते हैं जानवर। फिर हमने तजर्बा किया कि हमने अगर ये छोटे, अक्सर लोग कहते हैं कि हम छोटे जानवर रखे थे, हमने तजर्बा किया छोटे जानवर रखने का उसको फ़ायदा नहीं, नुकसान होता है। कम अज़ कम हमने कहा कि जो हमारे जो ट्रायल हमें तजर्बात बताते हैं अपने, कम अज़ कम जानवर की उम्र 9 महीने होनी चाहिए बीतल में, और कम अज़ कम उनका वज़न जो है 25 से 30 किलो होगा। अगर वो कमर्शियल फार्मिंग करेगा तो उसको प्रॉफिटेबल बनेगी उसके लिए, ठीक है। उससे छोटी एज के लेगा उसके लिए प्रॉफिट, क्योंकि एज पे आके जानवर तभी वज़न गेन करता है, वज़न गेन नहीं करता। इसी तरह हमने ये बकरी भेड़ों में देखा, भेड़ों में 6 महीने के जानवर वो वज़न गेन कर लेता है, कोई मसला नहीं उसमें। लेकिन बकरी में खास करके क्योंकि लोग ज़्यादातर पंजाब के अंदर बकरी का शौक़ ज़्यादातर होता है लोगों को। फिर उसके बाद फिर हमने ये कहा कि आप इनको वैक्सीन प्रॉपर करें, जैसा कि हमने कहा कि बीमारियों की मुतादिद बीमारियाँ जो भी हैं उनका ख्याल रखें। फिर उनके साथ फिर हमने इनको ये बताया कि एक सीज़न का भी अपना रोल है। गर्मी में जानवर वज़न नहीं लेता, कम होता है वज़न, ठीक है ना।
उसलिए बेहतर सीजन इसका जो है माइल्ड सीजन जितना होगा तो उसमें उसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी, और उसमें सीजन का भी इंतखाब कर लें जब आपने कमर्शियल सीजन की फार्मिंग आपने बात की, पाकिस्तान का नेचुरल एनवायरनमेंट माशाल्लाह बहुत अकॉर्डिंगली है उनकी ग्रोथ के लिए, तो बहुत अच्छा है। तो क्या वजह है कि इतनी अच्छी एनवायरनमेंट में इतनी अच्छी पैदावार के बावजूद भी, आपकी इतनी कोशिश के बावजूद भी एक्सपोर्ट में इनका रोल ज़रा कम है, एक्सपोर्ट क्यों नहीं करते हम? देखिए बात यह है कि एक्सपोर्ट अगर हम कर दें ना, देखें ना, गवर्नमेंट ने एक एक्सपोर्ट को परमिट दे दिया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान के अंदर जो है, मैं यही कहता हूँ ना, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि गवर्नमेंट को पॉलिसी को, एक पोल्ट्री को आप पोल्ट्री का देखें, अगर आप देखें मार्केट का रेट जो है ना डेली चेंज होता है, कभी 100 रुपये किलो होता है, कभी 10 रुपये, 110 रुपये, कभी कसाब को कभी चेंज नहीं कर सकते आप। कसाब की ये कंट्रोल है, इसको गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया है, इसको एडमिनिस्ट्रेशन ने कंट्रोल किया, 400-500 ऊपर नहीं। कभी किसी ने ये भी तजुर्बा किया है कि यार इस पर खर्चा कितना आता है फार्मर का, अगर खर्चे के हिसाब से तो फिर तो कमर्शियल फार्मिंग बहुत है, इसलिए एक्सपोर्ट इसकी कामयाब है। इसकी काफ़ी सारी कंपनियां हैं जो कि पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर रही हैं मैडम। और आपको ये भी बताऊं कि पाकिस्तान का जो गोश्त है, दुबई में चले जाएं, ये मैंने सऊदी अरब में देखा, रियाद में देखा, इसकी कीमत दूसरे मुल्क के गोश्त की कीमत ज़्यादा होती है हमारी। उसकी वजह यह है कि हमारा गोश्त ज़्यादा टेस्टी होता है, लेकिन हमने अपनी कौम को भी खिलाना है ना जी। आपका गोश्त साथ मगर ईरान भी जाता है, आपका अफगानिस्तान भी जाता है, आपका मिडल ईस्ट भी जाता है, आपके यहाँ के लोग भी खाते हैं ना, इसलिए इसकी वो ऐसे से कमर्शियल फार्मिंग हो रही है। जो जितनी भी देखें आज, ये पहले कुछ साल अरसा हो गया है कि मैंने जैसे कहा कि डेली है 2-4-5 बंदे विजिट करते हैं कमर्शियल फार्मिंग के सिलसिले। उनका ऑब्जेक्टिव यही है कि हम कमर्शियल फार्मिंग करके एक्सपोर्ट को या लाइव की सूरत में अगर गवर्नमेंट परमिशन देती है या उसको ड्रेसिंग परसेंटेज में एक्सपोर्ट करें। एक्सपोर्ट में इसका प्रॉफिट है इसको। तो सर ये बात अपनी जगह बिल्कुल बजाय कि पाकिस्तान का एनवायरनमेंट जो है वो बहुत मुताबिकत रखता है उनके अच्छे एनवायरनमेंट के हवाले से एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। तो सर टेस्ट भी हमारे यहाँ जो ज़्यादा अच्छा होता है, अच्छा पाया जाता है, तो फिर इनकी प्रोडक्शन में क्यों मतलब उस हद तक नहीं है जिस हद तक होनी चाहिए? मैडम प्रोडक्शन उसकी 2-3 फैक्टर्स हैं मैडम, ठीक है। एक तो है कि मौसमी हालात कुछ देखें अब चेंज होते जा रहे हैं, हमारी आबादी बढ़ती जा रही है, ठीक है। आबादी बढ़ने के साथ साथ चारागाहें कम होती जा रही हैं। हमारा मैक्सिमम जो पहला हमारा ये ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हम अपनी कौम को या लोगों को किस तरह रोटी खिलाएं, ठीक है। पहले जानवर खुले चढ़ते थे, परवाह नहीं होती थी, लेकिन अब चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। दूसरी चीज़ सबसे बड़ा मसला ये है कि आप बारिशों की कमी हो गई है। तीसरी चीज़ आपके पास पानी की कमी है। देखिए उसकी फीड होगी, जानवर तो बंद मिल जाएगा, उसके खिलाने के लिए चाहिए ना, तभी जानवर बड़ा होगा, बढ़ोतरी होगी जब उसको कुछ खाने के लिए मिलेगा ना। इसी वजह से ये फैक्टर्स हैं। आप कुछ प्राइवेट सेक्टर लोग आ रहे हैं, अब फिर हम ये उसको कंसनट्रेट पे जब हम ले आते हैं, या जब जिसे हम कहते हैं कि हाई इनपुट सिस्टम और आउटपुट सिस्टम होता है ना। हाई इनपुट सिस्टम में इकनॉमिक्स ज़्यादा आ जाती है। इकनॉमिक्स अगर वो देखें तो हमारी जो लोकल मार्केट है उसमें वो वारा नहीं खाता, क्योंकि आपने प्राइस के ऊपर कंट्रोल किया हुआ है। अगर प्राइस को खुला छोड़ दें फिर तो बात है, जिसे पोल्ट्री में छोड़ दें फिर तो है कामयाबी। इस तरह ये 2-4 फैक्टर हैं जिस वजह से हुकूमत को। और सर शायद यही वजह है कि गल्ला पानी के पेशा जो कि एक मुकद्दस पेशा है, जो कि सुन्नत भी है, तो इसीलिए इस पेशे की तरफ लोग ज़्यादा नहीं आते हैं। नहीं, अब ट्रेंड चेंज हो गया मैडम, अब लोग ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छा, अब लोग ज़्यादा आ रहे हैं, अब लोग ना हालांकि अब वो कमर्शियल फार्मिंग की तरफ आ रहे हैं ना, कमर्शियल फार्मिंग की तरफ आ रहे हैं कि उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। या सबसे बड़ा प्रॉफिट जो मैंने बताया ना कि अब 7 से 8 मिलियन पीपल जो इन्वॉल्व हैं इस शोबे से, वो सारे कमर्शियल, वो एज ए सोर्स ऑफ इनकम है, एम्प्लॉयमेंट सोर्स है उनके लिए। लोग ऐसे लोग इस पर ज़्यादा आ रहे हैं। आप लोग तो सर इस हवाले से क्या जिसने आपने कहा लोग ज़्यादा आ रहे हैं, तो क्या उनको ट्रेनिंग करवाई जा रही है? कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग सेटअप है आपके यहाँ? जी, हमारे यहाँ NRC में हमारा एक अलग सेटअप है, जिसे कहते हैं एग्रीकल्चर पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट कहलाता है। वो बाकायदा ट्रेनिंग कराता है। एक काफ़ी सारी NGOs थ्रू आउट द कंट्रीज़ वो रिक्वेस्ट करती हैं उनको, इदारे को, कि हमें इस शोबे में ट्रेनिंग की जाए, ठीक है। वो उनसे फिर वो ट्रेनिंग का हम अरेंज करते हैं, उसको फिर हम लेक्चर देते हैं। उनको लेक्चर में थ्योरी बताते हैं और प्रैक्टिकल बताते हैं। पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, उनके कोर्स वर्क होता है बाकायदा, उनकी अपनी फ़ीस है। कुछ NGOs भी कराती हैं, अपनी डिफरेंट NGOs हैं, अपने फार्मर को या उनके जो क्लाइंट है उनको दिलाती हैं। हमारे यहाँ कोर्स करवाते हैं हम लोग, और इसके डिफरेंट एस्पेक्ट के ऊपर कराते हैं। मिसन ब्रीडिंग है, उनकी नस्ल कैसे की जाती है, उसकी बीमारियाँ कैसे की जाती रोकथाम के लिए, प्लस उसकी खुराक कैसे बनाई जाती है, इस्तेमाल की क्या किया जाता है, या उसकी नस्ल कैसी गवर्नमेंट फार्म कैसे बनाए जाते हैं,
इन चीज़ों को हम ट्रेनिंग करवाते हैं, देते हैं, लोग फार्मर को देते हैं। सर ये तो बहुत खुशाइन बात है कि अगर प्रोफेशनल ट्रेनिंग के थ्रू, प्रोफेशनल ट्रेनिंग के बाद लोग यहाँ तक आते हैं। सो इस हवाले से कुछ आपके फ्यूचर प्लान जानना चाहेंगे कि आप मज़ीद बेहतरी के लिए क्या समराइज वे में अगर आपसे कहा जाए? इसके लिए देखिए हम 1-2 प्रोजेक्ट और भी आ रहे हैं, आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। NARC के अंदर एक हमारे साथ इंटरनेशनल लाइफ स्टॉक रिसर्च सेंटर जो है, इल्ड्री का एक इदारा है, वो ताउन कर रहा है ख़ास करके भेड़ बकरियों में। उसमें ये जो आपने कहा कि इसके ऊपर हमारा ये ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे जो गरीब लोग हैं हम उसको वैल्यू चेन, इसकी एडिशन कैसे की जाए, इसमें बेहतरी और कैसे ली जाए, मार्केटिंग इसमें कैसे की जाए, नस्ल को मज़ीद कैसे बढ़ाया जाए, उनकी नस्ल कैसे किया, उनको बीमारियाँ जो है उनको कैसे रोकथाम किया। एक वो ये USAID के ताउन से ये शुरू कर रहे हैं, इसी बल्कि शुरू हो चुका है इन टर्म। ये 4 साल का प्रोजेक्ट है, डिफरेंट इलाके में इसको हम शुरू करना चाहते हैं, फार्मर के साथ जो लोग रखते हैं, ताकि उसमें बढ़ोतरी है। दूसरी चीज़ है कि हमने यहाँ पे एक सानन है, ये अमेरिकन, ये स्विट्ज़रलैंड की ब्रीड है, डेयरी गोट ब्रीड है, ठीक है ना। इस ब्रीड को कैसे एज ए डेयरी गोट पाकिस्तान के अंदर डेवलप किया जाए, ताकि ख़ास करके गरीब लोग हैं उसको ये एक ब्रीड दी जाए, ताकि उनकी एक तो है उनकी फीडिंग, बच्चों की मैल नरिशमेंट ख़त्म हो जाए। दूसरी चीज़ है कि थोड़ी सी पावर्टी एलिवेशन के लिए बड़ा रोल है इसका, ख़ास करके आपकी भेड़ बकरी का पावर्टी एलिवेशन बड़ा रोल है। गरीब आदमी बड़ी जानवर रख नहीं सकता, यानी वो चलो एक बकरी या भेड़ रखेगा, 1-2 बच्चा, उसके बाद वो फिर बच्चा बेच देता है, काम चलता है, दूध उसका घर के लिए इस्तेमाल करता रहता है, ये है। और तीसरी चीज़ है कि हम एक और भी मनसूबा शुरू कर रहे हैं यहाँ के अंदर, एक बोर गोट जो है, जो फैटनिंग का जिस तरह पोल्ट्री में ब्रायलर आ गया ना, हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी कोशिश है इंशाल्लाह ताला कि हम एक अपनी गोट की भी एक ब्रायलर बना लें, ताकि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम ग्रोथ, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम ग्रोथ। बहुत शुक्रिया सर, ये ना सिर्फ एक खुशाइन बात है बल्कि आपकी तरफ से मैसेज भी है कि किस तरह से मिनिमम वक्त में मैक्सिमम ग्रोथ जो है उसको बढ़ाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी का भी, आपका शुक्रिया करेंगे, आपने हमें अपने कीमती वक्त से अपना कीमती वक्त दिया। जनाब ब्रेक इस वक्त हुआ चाहता है सिलसिला प्रोग्राम में एक कमर्शियल ब्रेक का। कमर्शियल ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, आपकी खिदमत में ज़रूर हाजिर होंगे, लेकिन कुछ नए गेस्ट के साथ हमारे साथ रहिएगा।